हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। सबका स्वागत है जुझार एकेडमी में। जैसे आप सब जानते हैं कि मैं एंशियंट इंडिया हिस्ट्री को आपके लिए उसकी वीडियो से जो है लेके आती हूँ। तो आज उस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए एंशियंट इंडिया हिस्ट्री जो आर एस शर्मा की लिखी हुई है, तो ओल्ड एनसीईआरटीज़ हैं जो आपके लिए काफ़ी वैल्यूएबल होंगी आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, केवीएस और यूजीसी के लिए। तो सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। सीरीज़ को आगे बढ़ाने से पहले, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके रखें, सो दैट जो आने वाली वीडियोस हैं उनके बारे में आपको जल्दी पता लग सके और आप अपना मटेरियल कलेक्ट कर सकें और एंशिएंट इंडिया हिस्ट्री की जितनी वीडियोस हैं उनको अच्छे तरीके से वॉच करते रहें और नॉलेज पाते रहें और अच्छे तरीके से अपनी लर्निंग को बढ़ाते रहें, ताकि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आपके अच्छे होते रहें। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, आई एम गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक, दैट इज़ कंस्ट्रक्शन ऑफ द एंशिएंट इंडिया हिस्ट्री। सो कंस्ट्रक्शन का मतलब है यहाँ पे हमारी जो एंशिएंट इंडिया हिस्ट्री है वो किस तरीके से हमने बनाई है। हमें एंशिएंट इंडिया हिस्ट्री, हम बोलते हैं कि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री तो है हमारे पास, ये बनी कैसे है, हमें कैसे सोर्सेज से पता लगा कि ये हमारे पास ऐसा मटेरियल था। तो इस सब सोर्सेज के बारे में आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले तो जो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के सोर्सेज है उसमें सबसे पहले आते हैं हमारे पास आर्कोलॉजिकल सर्वे। तो आर्कोलॉजिकल सर्वे में हमारे पास क्या आएगा कि इन्यूमरेबल मटेरियल, हमें बहुत ही ज़्यादा मटेरियल मिलता है जो एंशियंट हिस्ट्री के बारे में बताता है। अब ये मटेरियल मिलता कहाँ से है? सबसे पहले तो एक्सकवेशन, मतलब खुदाई की जाती है, एक्सक्रेशंस की जाती हैं ज़मीन के नीचे जो एंशियंट सिविलाइजेशंस जो दबी हुई हैं उन सबको निकाला जाता है, डिगिंग की जाती है। तो एक साइंस जो कि द साइंस विच इनेबल्स अस टू डिग द ओल्ड माउंट्स इन अ सिस्टमेटिक मैनर इन सक्सेसिव लेयर्स इज कॉल्ड आर्कियोलॉजी। तो ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे हमें बहुत इंफॉर्मेशन देते हैं एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में। स्टोन टेम्पल्स हैं हमारे पास, साउथ के ब्रिक मॉनेस्ट्रीज हैं ईस्टर्न इंडिया की, ये एग्जाम्पल्स हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे का जो कि इंडिया में हुआ है। और इसके अलावा अगर मैं आपको और इजीली बताना चाहूँ तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो की हम एग्जाम्पल ले सकते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे में, जो हमने इन सिटीज़ को फाइंड आउट किया है। नेक्स्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वे की अगर हम बात करें तो जो आर्कियोलॉजी होती है ये दो टाइप की डिगिंग की जाती है यहाँ पे। सबसे पहले हमारे पास आती है वर्टिकल एक्सक्वेशन। इसमें क्या होता है, जैसे आप पिक्चर में भी देख सकते हो कि ये स्मॉल साइज होती है, मतलब इसमें डीप पिट्स किए जाते हैं, गहरे गड्ढे खोदे जाते हैं, खुदाई की जाती है। और इसका जो मेन एम होता है वो जो डायक्रॉनिक इंफॉर्मेशन है उसको गेट करना होता है। और ये स्मॉल पिट से लेके बड़े से बड़े पिट तक जो है वो गड्ढे खुदाई की जा सकती है उनकी। उसके बाद हमारे पास है हॉरिजॉन्टल एक्सक्वेशन। ठीक है, तो जैसे आपको पिक्चर में नजर आ रहा है, हॉरिजॉन्टल क्या होगा आपके पास, बिल्कुल एक पूरी तह जो है, पूरी परत जो है उसको अच्छे तरीके से खुदाई कर दी जाएगी और उसके बाद धीरे धीरे उसको नीचे जो है उसका बेस निकाला जाएगा। तो ये ज़्यादा लार्ज होता है, एक्सपोज्ड एरियाज होते हैं और इसका मेन एम साइनोक्रॉनिक इन्फॉर्मेशन पाने के लिए होता है। तो दो तरह की डिगिंग हमारी आर्कोलॉजिकल सर्वे में की जाती है, इंडिया में भी और बाहर की कंट्रीज़ में भी जहाँ पे आर्कोलॉजी वर्क करती है, तो वहाँ पे दो तरह की डिगिंग होती है। नेक्स्ट हमारे पास हमने जो आर्कोलॉजिकल सर्वे किया है इंडिया में, वहाँ पे क्या हमने इस्टेब्लिश किया, पहला पॉइंट तो ये कि 2500 बीसी से बीसी तक हमारे पास नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में सिटीज़ डेवलप हो चुकी थी। मटेरियल हमें बताता है कि गंगा प्लेन्स, मतलब गंगा का जो एरिया गंगा जो फ्लो करती है उत्तराखंड से लेके वेस्ट बंगाल तक, वो सारा एरिया, उस एरिया के लाइफ कल्चर के बारे में किस तरीके से डेवलप हुआ, वो मटेरियल जो इन्फॉर्मेशन हमें गंगा प्लेन से मिलती है। एग्रीकल्चर जो है प्रैक्टिस कहते एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करना या एग्रीकल्चर करना इंसान ने शुरू कर दिया था राजस्थान और कश्मीर में 6000 बीसी पहले। और इस आर्कोलॉजिकल सर्वे में अगर हमें एनिमल्स की बोन्स मिलती हैं, ठीक है, तो रिमेन्स मिलते हैं, तो उससे हमें क्या मिलता है कि डोमेस्टिकेशन होती थी एनिमल्स की, लोग जानवरों को पालते भी थे। अब यहाँ पे इन चीज़ों के साथ एक चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे होता है तो सर्वे में काफ़ी कुछ चीज़ें ध्यान दी जाती है। देखिए, जो हमारे कुछ ड्राई एरियाज़ हैं, जैसे यूपी का एरिया है हमारे पास, तो ये कुछ ड्राई एरिया है, यहाँ की जो सॉइल है काफ़ी ड्राई है, तो जहाँ ड्राई सॉइल होगी तो वहाँ पे रिमेन्स तो काफ़ी अच्छे तरीके से
बच सकते हैं। पर जहाँ पे मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा है ना, जैसे रिवर के जो डेल्टा एरियाज़ हैं वहाँ पे मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा है, तो अगर वहाँ पे कोई आर्कोलॉजिकल सर्वे किया जाएगा, वहाँ से एक्सक्वेशन करके कुछ चीज़ें निकाली जाएंगी, तो उन चीज़ों का प्रॉपर कंडीशन में मिलना या फिर उन चीज़ों का प्रॉपर जो है कंडीशन में मिलना या मिलना भी कि नहीं मिलना, दैट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि मॉइस्चर ज़्यादा होगा तो अगर मिट्टी की चीज़ें बनी हुई हैं तो अपने आप ही वो ख़राब हो जाएंगी इस टाइम बीइंग में। तो इन सारी चीज़ों का आर्कोलॉजी में काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्ले जो है वो रोल रहता है। नेक्स्ट हमारे पास है मैगालिथ। देखिए आर्कोलॉजिकल सर्वे में मैगालिथ भी हमें मिलते हैं। मैगालिथ होता क्या है, ये एक लार्ज प्री हिस्टोरिक स्टोन होता है, मतलब स्टोन के स्ट्रक्चर रख दिए जाते थे, तो उन स्ट्रक्चर से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, कोई भी मॉन्यूमेंट है उसके आसपास स्ट्रक्चर रख दिया, या फिर मैक्सिमम क्या होता था, जैसे साउथ इंडिया में देखा गया है, इंडिया में बहुत सारी जगह के ऊपर मैगालिथ मिले हैं। तो जब किसी डेड बॉडी को दबाया जाता, बरी किया जाता, तो उसके आसपास उसके खाने पीने की चीज़ें जो उसको वो लाइफ टाइम उसने चीज़ें यूज़ की हैं, टूल्स इंस्ट्रूमेंट सारे आसपास रख दिए जाते, साथ में स्टोन्स रख दिए जाते थे। आइडेंटिफिकेशन के लिए भी रख दिया जाता था, अलग तरह के स्टोन्स रखे जाते सो दैट पता लग सके ये किसकी ग्रेवयार्ड है। तो यहाँ पे आपको मैं एक एग्जांपल दिखा रही हूँ। यहाँ देखिए ये मैग्लिथ है, ये मैग्लिथ जो साउथ इंडिया में मिले हैं, तो स्पेसिफिकली इस तरह से पत्थर रखकर कंस्ट्रक्शंस की जाती थी सो दैट ग्रेवयार्ड जो है उनका पता लग सके। तो ये भी हमें काफ़ी इंफॉर्मेशन देती है अपने एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। इससे आगे चलते हैं, जो नेक्स्टली हमारे पास सोर्सेज में आते हैं आर्कोलॉजी के बाद, तो दैट इज नुमिस्मेटिक्स। नुमिस्मेटिक्स का मतलब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कॉइन्स नज़र आ रहे हैं आपको, तो जो हमें आर्कोलॉजिकल सर्वे में कॉइन्स मिलते हैं, उन कॉइन्स के ऊपर जो मिंट हुआ है, जो कुछ लिखा हुआ है, उससे हमें पास्ट के बारे में पता लगता है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। तो नुमिस्मेटिक्स इज द स्टडी ऑफ कलेक्शन ऑफ करेंसी इंक्लूडिंग कॉइन्स, टोकन्स, पेपर मनी एंड रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स। ओके, सो नेक्स्टली नुमिस्मेटिक्स की अगर हम बात करें इंडिया में, तो कॉइन मोल्ड्स मिले हैं हमें। देखिए पहले मिट्टी के जो है वो कॉइन्स बनाए जाते थे, तो कॉइन मोल्ड्स मिले हैं। मोल्ड का मतलब क्या, जैसे हम एक सिंपल सी एग्जांपल आपको मैं देती हूँ, इजी एग्जांपल डेली लाइफ में से। जैसे आइसक्रीम मोल्ड होते हैं, तो उसमें आइसक्रीम जिस शेप की डालोगे, या चॉकलेट मोल्ड्स होते हैं, वैसे चॉकलेट निकल आएंगे। उस तरीके से कॉइन मोल्ड्स होते थे, तो मिट्टी डाली जाती थी, कॉइन निकल आते थे। तो मैक्सिमम ये कुषाण पीरियड यानी कि कनिष्क के टाइम के ऊपर हमें इसके प्रूफ्स मिलते हैं, फर्स्ट 3 क्रिश्चियन सेंचुरीज के। उसके बाद पोस्ट गुप्ता इरा में कहते हैं ये जो ब्रिक मॉल्स थे ये गायब हो चुके थे। अब मेटल्स को प्रॉपरली मिंट जो है वो पिघला कर मिंट करना स्टार्ट कर दिया गया था। एंड सेकेंड एंड फर्स्ट सेंचुरी के हमें कॉइन्स मिलते हैं, इंडो ग्रीक्स के प्रूफ्स मिलते हैं। देखो अब जो कॉइन आर्कियोलॉजिकल सर्वे मिले हैं, तो उससे ये भी पता लगता है कि इंडो जो है ग्रीक रिलेशंस थे, ग्रीक का एंशिएंट इंडियन के साथ ट्रेड चलता था। ठीक है, सेकेंड और फर्स्ट सेंचुरी बीसी के हमें कॉइन्स मिलते हैं, तो काफ़ी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। उसके बिना गुप्ता डायनेस्टी काफ़ी फेमस है, क्योंकि यहाँ पर गोल्ड कॉइन्स सबसे ज़्यादा नंबर में जो है वो मिलते हैं, या वो लोग यूज़ करते थे। आगे हम आते हैं, हमारे पास नेक्स्ट सोर्स जो है दैट इज इंस्क्रिप्शन। सब इंस्क्रिप्शन क्या आती है बेटा, इंस्क्रिप्शंस होती हैं स्टोन के ऊपर, या आपके पास कोई पिलर के ऊपर, स्टोन मेटल के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर कुछ लिख देना। जैसे आपके सामने यहाँ पे पिक्चर नज़र आ रहा है, तो कुछ भी लिखा होगा, इनग्रेव किया होगा, तो काफ़ी सालों तक वो रिमेन रहता है। जैसे अशोका की बहुत सारी इंस्क्रिप्शन रॉक एडिक्स हमें मिलते हैं, जिनसे हमें अशोका के बारे में पता लगता है कि अशोका कैसा किंग था, उसकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो कलिंगा ने प्ले किया। लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन वी आर गेटिंग फ्रॉम द इंस्क्रिप्शंस। तो इंस्क्रिप्शंस वैसे आज भी होती हैं, जैसे कोई फाउंडेशन स्टोन रखा जाता है किसी भी जगह पर, तो वहाँ पे कुछ लिखा होता है ना, तो इसके इनोग्रेशन कोई मिनिस्टर जब करते हैं, तो दे आर आल्सो कॉल्ड इंस्क्रिप्शंस। ठीक है, तो ये इंस्क्रिप्शन जो हमें मिलती हैं, ये पुराने टाइम की जो इंस्क्रिप्शन मिलती हैं, ये रॉक्स, मेटल, पिलर, स्टोन स्ट्रक्चर्स के ऊपर मिलती हैं। तो इंस्क्रिप्शंस की जो स्टडी है दैट इज़ नोन एज एपिग्राफी। एपिग्राफी जो पुरानी हमारे जितना भी इंस्क्रिप्शन है उन सबकी स्टडी को एपिग्राफी कहते हैं। एक पैलेग्राफी होती है, मतलब उस जो इंस्क्रिप्शंस हमें मिली हैं उनमें कौन सी स्टाइल, कौन सी हैंडराइटिंग, कौन सी लिपि यूज़ की है, दैट इज़ नोन एज पैलेग्राफी। So is a study of the forms and process of handwriting, an invaluable skill for transcribing and interpreting manuscripts. ठीक है, वाइड रेंज ऑफ डिफरेंट राइटिंग स्टाइल्स एग्जिस्ट बेस्ड ऑन लैंग्वेज एंड हिस्टोरिकल
पीरियड। ठीक है, तो काफ़ी हमें मेथड्स मिलते हैं, स्टाइल्स मिलते हैं जो हमें इंस्क्रिप्शंस के बारे में बताते हैं। अगर हम इंडिया में इंस्क्रिप्शंस की बात करें, इंडिया में जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, तो मैक्सिमम अगर आज भी इंस्क्रिप्शंस की बात करें तो हमारे पास चीफ एपिग्राफिस्ट हैं मैसूर में, उनके ऑफिस में हमें बहुत ज़्यादा इंस्क्रिप्शंस के बारे में डिस्क्रिप्शन मिल सकती है। और अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस जो है प्राकृत लैंग्वेज में लिखी गई थी 3rd सेंचुरी BC में। संस्कृत का जो इंस्क्रिप्शन में यूज़ है वो 2nd AD में, 2nd सेंचुरी AD में स्टार्ट हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट। कॉर्पस इंस्ट्रीपिटियोमम इंडिकैरम, ठीक है, ये क्या है, ये एक सीरीज़ है, कलेक्शन है, जिसमें मौर्य, पोस्ट मौर्य, गुप्ता टाइम्स की जितनी भी इंस्क्रिप्शन हैं उन सबके बारे में डिस्क्रिप्शन दी हुई है। अब अगर हम बात करें हम अपनी हड़प्पन सिविलाइजेशन की, तो हड़प्पा इंस्क्रिप्शंस जो हैं ये गैसीफाइड नहीं हुए हैं, ये पिक्टोग्राफिक है। गैसीफाइड का मतलब इसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है, ये अभी तक हम लोगों ने इसको पढ़ने में असमर्थ रहे हैं। बट अगर हम बात करें कि अशोका की इंस्क्रिप्शंस की, तो अशोका की इंस्क्रिप्शंस लिखी गई थी ब्राह्मी स्क्रिप्ट में। ब्राह्मी स्क्रिप्ट लिखी जाती है लेफ्ट टू राइट, जैसे कि हम लिखते हैं, हिंदी और इंग्लिश लिखते हैं लेफ्ट टू राइट। बट कुछ जो इंस्क्रिप्शंस थी वो खरोष्टी लिपि में लिखी गई थी, क्योंकि वो भी उस टाइम के ऊपर लोकली फेमस थी, तो वो राइट टू लेफ्ट होती है, जैसे कि हम उर्दू लिखते हैं, अरेबियन लिखते हैं। सो जेम्स, अब देखिए इन इंस्क्रिप्शंस को, अशोका के इंस्क्रिप्शंस को सबसे पहले पढ़ने का श्रेय किसको जाता है, तो दैट इज जेम्स प्रिंसेप। अब जेम्स प्रिंसेप कौन थे, एक सिविल सर्वेंट थे, बंगाल में 1837 में डिपोर्ट थे। एक्चुअली क्या था कि जो अशोका पिलर हमें अभी दिल्ली में मिलता है, महरौली में मिलता है, ये फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ से इसको जो है वो गेट किया था, और उसके बाद वो इसे दिल्ली लाए थे। दिल्ली लाकर उन्होंने इसको पढ़वाने की बहुत कोशिश की, बट सब जो है वो बिल्कुल कुछ भी उसका रिजल्ट नहीं निकला। तो इसके बाद इसको जो पढ़ने का मेन श्रेय है वो किसको जाता है, जेम्स प्रिंसेप को जाता है। इन्होंने अशोका की सारी इंस्क्रिप्शंस को, रॉक एडिट्स को पढ़ा और हमें पूरी हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने के लिए काफ़ी इंफॉर्मेशन दी। अब आर्कियोलॉजी, न्यूमिस्मेटिक्स एंड उसके बाद इंस्क्रिप्शंस के बाद नेक्स्ट हमारे पास सोर्स आता है लिटरेरी सोर्सेज, मतलब लिखे हुए जो हमारे पास हमें बुक्स मिलती हैं, तो वो कैसी इंफॉर्मेशन हमें देती हैं, वो कौन कौन से सोर्सेज हैं। सबसे पहले तो हमारे पास एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, आर नॉट ओल्डर देन द 4th सेंचुरी AD। जो एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं रिटन है हमारे पास 4th सेंचुरी AD से पुरानी नहीं है। अब सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट हमारे पास ऋग्वेद आता है, ठीक है, 4 वेद फेमस है, उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट ऋग्वेद है, जो कि 1500 से 1000 BC के बीच में लिखा माना जाता है। यहाँ पे सिरका लिखा है, सिरका का मतलब अप्रॉक्सीमेटली होता है। अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड उपनिषद जो है ये 1000 से 500 BC के करीब लिखे गए थे। ऋग्वेद जिसमें प्रेयर्स जो है उनके बारे में डिस्क्रिप्शन है। उपनिषद जो है यहाँ पर फिलोसफिकल इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। आगे सबसे इम्पॉर्टेंट 2 एपिक जो उस टाइम के ऊपर फेमस है, दैट इज महाभारत एंड रामायण। सो महाभारत एंड रामायण की अगर हम बात करें तो महाभारत ओल्डर टेक्स्ट है, सबसे ओल्ड है, और ये 10th सेंचुरी से लेकर 4th सेंचुरी AD तक की इसमें डिस्क्रिप्शन मिलती है। 10th सेंचुरी BC से 4th सेंचुरी AD। ओरिजिनली कहते हैं इसमें 8800 वर्सेस थी, जिसे जय संहिता कहा जाता था, ठीक है, यानी जिसका मतलब था विक्ट्री टेल्स। उसके बाद 24,000 वर्सेस इसमें ऐड की गई और केम टू बी नोन एज, बाद में से भारता के नाम से ये फेमस हुई, और इसके बाद इसमें 1 लाख वर्सेस ऐड हुई और फिर इसका नाम दे दिया गया महाभारत, जो कि कौरव और पांडवों की जो लड़ाई है या उनकी लाइफ है उसके साथ डील करता है। उसके बाद हमारे पास सेकंड जो एपिक है रामायणा है, इसमें भी ओरिजिनली 12,000 वर्सेस थी, बाद में इसमें 24,000 सॉरी वर्सेस ऐड ऑन कर दी गई। आगे हमें जो लिटरेरी सोर्स मिलता है दैट इज गृहसूत्रा। तो गृहसूत्रा जो है ये डिस्क्रिप्शन देते हैं सारे रिचुअल्स जो कि 600 से 300 BC के बीच में होते थे। अब कौन से रिचुअल्स, जैसे कि किसी बच्चे का जन्म होना तो क्या रिचुअल्स होते हैं, किसी की डेथ हुई तो क्या रिचुअल्स, किसी को जो सेक्रेट थ्रेड पहनाना है तो क्या रिचुअल्स, ये सब के बारे में इंफॉर्मेशन हमें गृहसूत्रा से मिलती है। आगे सुल्व सूत्रा है, जहाँ पे हमें बहुत सारे अलग अलग तरह की जो मेजरमेंट्स हैं कंस्ट्रक्शन में यूज़ की जाती थी। सेक्रीफाइशियल एल्टर्स है ना, यजन वगैरह होते थे, तो उस टाइम के ऊपर जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ होते थे, तो एवरीथिंग वी गेट टू नो फ्रॉम द सुल्वा सूत्रास। और ये ज्योमेट्री और मैथमेटिक्स के बारे में भी हमें बताते हैं। बुद्धिस्ट टेक्स्ट हम बात करेंगे जहाँ तक, जिसमें गौतम बुद्धा की लाइफ के बारे में पता लगता है कि
उनके गौतम के रूप में जन्म से पहले वो 550 टाइम्स बर्थ ले चुके थे, एंड उसके बाद उनका जो है गौतम के रूप में जन्म हुआ। लॉ बुक्स मिलती हैं बेटा हमें, जिन्हें धर्मसूत्रास और स्मृति कहा जाता है। धर्मसूत्रास 500 से 200 बीसी के करीब मिलती हैं, और स्मृति जो है वो 6th सेंचुरी क्रिश्चियन इरा की यहाँ पे मिलती है हमें। और एक और इम्पॉर्टेंट बुक जिससे हमें एशिया इंडिया हिस्ट्री के बारे में काफ़ी डिस्क्रिप्शन मिलती है, दैट इज़ अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र एक लॉ बुक है जिसे कौटिल्य या चाणक्य ने लिखा था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम के ऊपर उनके इकोनॉमिक मिनिस्टर हुए हैं। तो उन्होंने मौर्य डायनेस्टी के बारे में इस बुक में हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है। इस बुक के 15 जो है 15 बुक्स में ये डिवाइड है, जिसके सब पार्ट्स जो हैं अपनी अलग अलग वैल्यू रखते हैं। आगे अभिज्ञान शकुंतलम या अभिज्ञान शकुंतलम ये कालिदास की रचना है, जिसमें हमें गुप्ता डायनेस्टी के बारे में डिस्क्रिप्शन मिलती है। और आगे संगम लिटरेचर है, जो कि तमिलनाडु की कल्चर, सोशल, इकोनॉमी, पॉलिटिकल जो लाइफ है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। देखो संगम का मतलब होता है इकट्ठा होना, ग्रुप बनाना। तो जब बहुत विद्वान इकट्ठे हुए तो उन्होंने उस टाइम के ऊपर जो लिटरेचर क्रिएट किया उसे संगम लिटरेचर कहा जाता है। इसके बाद हमारे पास आते हैं फॉरेन अकाउंट्स। फॉरेनर्स हमें अब आपको पता है कि इन्वेडर्स इंडिया में आते रहे स्टार्टिंग से। तो इन्वेडर्स के यहाँ आने के बाद जो इन्वेडर्स के यहाँ आने के बाद उनके साथ कुछ ट्रैवलर्स भी आते थे। वो ट्रैवलर्स जो देखते थे उसे ट्रैवलॉग्स में लिखते थे। तो ऐसे ही ट्रैवलॉग से हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है इंडिया के बारे में, एंशिएंट इंडिया के बारे में। तो कुछ ट्रैवलॉग्स जो इंपॉर्टेंट है, एक तो इंडिका है हमारे पास, मैक्सथनीज की लिखी है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम के ऊपर की डिस्क्रिप्शन है। आगे परप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, जो 80 AD से लेकर 115 AD के बीच में लिखी गई थी। और पटोलमीज जोग्राफी 150 AD में लिखी गई थी। ये दोनों ग्रीक लैंग्वेज में लिखी गई है, और ये जोग्राफी के बारे में काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रही है। आगे प्लिनी की नेचुरल्स हिस्टोरिका है, जो 1st सेंचुरी AD में लिखी गई थी, लेकिन भाषा में इंडिया और इटली के बीच के जो रिलेशन है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन है। आगे फाहियान है हमारे पास, जो 5th सेंचुरी AD में इंडिया में आए थे, और ह्यूनसांग 7th सेंचुरी AD में आए थे। ह्यूनसांग जो है ये हर्षवर्धन के टाइम के ऊपर इम्पोर्टेंटली आए हैं। उनके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमें इनकी राइटिंग से मिलती है, जिनके बारे में हम आगे वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। आगे हमारे पास इम्पॉर्टेंटली हिस्टोरिकल जो चीज़ें हैं जो इंडिया के बारे में मिलती हैं, दैट इज़ कि 58 BC में विक्रम संवत स्टार्ट हुआ था। तो 58 BC में जो हमारे पास विक्रम संवत स्टार्ट हुआ था, दैट वाज स्टार्टेड बाय विक्रमादित्य। ठीक है, राजा विक्रमादित्य हुए हैं, उन्होंने इसको स्टार्ट किया था। जब उन्होंने उज्जैन को जीता था, तो उसके उपलक्ष्य में, उसकी जीत की खुशी में उन्होंने इसको विक्रम संवत को स्टार्ट किया था। उसके बाद साका संवत आता है, ये 78 AD में था, और ये जो है हमारे पास कनिष्क ने इसको स्टार्ट किया था। नेक्स्टली हमारे पास गुप्ता एरा आता है। तो 319 में जो चंद्रगुप्त है, तो चंद्रगुप्त के टाइम के ऊपर, वन के टाइम के ऊपर जो है गुप्ता एरा स्टार्ट हुआ था 319-20 में। तो इसके बिना हमें और क्या सोर्सेस मिलते हैं? बाण भट्ट का हरिश्चरित्र मिलता है, बिल्हन की विक्रमदेव चरिता मिलती है, कलहन की राजतरंगिणी जिसमें कश्मीर के बारे में डिस्क्रिप्शन है। तो ये सारी मटेरियल हमें हमारे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये बहुत मतलब अभी जो इसमें डिस्क्रिप्शन है चैप्टर में, ये काफ़ी मतलब कम है, क्योंकि सोर्सेज हमारे पास बहुत है, लर्निंग वर्क हमारे पास बहुत ज़्यादा है। बट क्योंकि आपको पता है मैं चैप्टर वाइज चल रही हूँ, तो अभी ये सेकंड चैप्टर आपका था। इससे आगे जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में थर्ड चैप्टर करेंगे, जिसमें हम और एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के कुछ और टॉपिक्स के बारे में इंटरेस्टिंगली पढ़ेंगे। होपिंग सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड कीप वॉचिंग द नेक्स्ट वीडियोज़ ऑल्सो। Thank you very much.